अक्षय तृतीया की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार और सोने में तेजी। कमजोर रोजगार आंकड़ों के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी को टाल सकता है फेड। सोने में भी 1% का उछाल। चीन के कस्टम विभाग ने जारी किए अप्रैल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कमजोर आंकड़े। आज चीन की ओपनिंग पर बाजार की रहेगी नजर। वॉकहार्ट और टाइटन पर आज होगा बाजार का फोकस। शुक्रवार को दोनों कंपनियों ने पेश किए थे कमजोर नतीजे। ग्रासिम पर भी रहेगी नजर। आज आएंगे एचयूएल के तिमाही नतीजे। एल्स्टम इंडिया और करियर पॉइंट के नतीजों का भी इंतजार। डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद। 74 गुना सब्सक्राइब हुआ था इशू। आईटीसी ने शुरू की सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग। 4 मई को बंद हुई थी फैक्ट्री। तंबाकू उत्पादकों पर पिक्टोरल वार्निंग का मामला अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में पेंडिंग। और अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलर्स को सोने और हीरे में जमकर खरीदारी की उम्मीद। गोल्ड ईटीएफ के कारोबार का वक्त शाम 7 बजे तक बढ़ाया गया। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए सोमवार की सुबह किस तरह के ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दिखा रहा है कि आज मजबूती के साथ शुरुआत होगी। इनफैक्ट आधे % से ज्यादा उछाल के साथ कामकाज हो रहा है। लेकिन इस वीकेंड जब हम छुट्टी पे थे, शुक्रवार देर रात अमेरिका में जॉब्स रिपोर्ट आई। आपको याद होगा अप्रैल नॉन फार्म्स पेरोल का डेटा आना था। उम्मीद से कमजोर वो आंकड़ा आया। और जैसे हमने हेडलाइन में भी कहा, कल रविवार को चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा भी बेहद कमजोर होता हुआ नजर आया है। तो इस बैकड्रॉप में इस हफ्ते की शुरुआत होनी है। लेकिन इस समय मजबूती के साथ कामकाज के इंडिकेशंस आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट एशिया में भी जापान के मार्केट्स भी मजबूती के साथ कामकाज करते हुए और इनफैक्ट कई सारे एशियन मार्केट्स इस समय मिला जुला रुझान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंघवी का क्या मानना है। अनिल मानते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में शायद भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो ऐसे में अनिल की रणनीति क्या है, क्या लेवल्स होंगे, किन लेवल्स पे खरीदारी करूं, क्या टारगेट्स बना के चलूं, इन सब में डिटेल में अनिल से बातचीत करूंगा। न सिर्फ अनिल से बल्कि बाजार पे तो एक और एक्सपर्ट का व्यू भी लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल संकेत, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा था, अमेरिका में जॉब्स डेटा, चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा। इस बीच हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स डिम्पी कुछ हरकत में नजर आया, हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा था। तो ग्लोबल संकेत मोटा मोटी में बेहतर मान के चलो। हाँ बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं कि मोटा मोटी बेहतर है। देखिए, कोई भी चीज बुरी होती है तो एक फैक्टर के लिए अच्छी भी हो जाती है। जैसे जब जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आए तो इससे ये हो गया था कि हो सकता है ब्याज दरें अब जल्दी ना बढ़े। अभी उसको लेकर सरकार को थोड़ा और काम करना बाकी है। तो हर एक चीज का अपना रिएक्शन जो है बाजार के अंदर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि मार्केट जो एंटिसिपेट कर रहा था कि करीब 2 लाख नई नौकरियां होंगी, लेकिन जो नौकरियों की स्थिति आई वो करीब 1,60,000 थी। यानी 40,000 नौकरियां इस बार कम आई, जितनी एक्सपेक्टेड था कि जॉब रिपोर्ट से आ जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि भारत जो यूएस की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर भी बहुत कुछ करना बाकी है। और ये फेड के डिसीजन के लिए एक बहुत बड़ा बेस था। अच्छे आंकड़े आने से ये तय हो जाता कि हो सकता है ब्याज दरें बढ़ेंगी, लेकिन आंकड़े उम्मीद से कम आए, इससे ये तय होगा कि हो सकता है ब्याज दरें अब जल्द ना भी बढ़े। तो इसलिए भी बाजार को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से बहुत ज्यादा नेगेटिव या बहुत ज्यादा तेजी के साथ इसने ट्रेड नहीं किया, बल्कि इसको पूरी तरह से कैलकुलेटिव वे में लिया। हो सकता है आने वाले दिनों में भी इसका रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिले। इसके अलावा वहां पे बेरोजगारी दर के आंकड़े भी जारी हुए, जो कि 5% के आसपास की थी, जो कि उम्मीद के मुताबिक थे। यानी कि बेरोजगारी है वो 5% पे अभी भी स्टेबल है। जो आंकड़े आए इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट के वो उम्मीद से कम, इससे ब्याज दरें घटने की आशंका काफी हद तक कम होती हुई दिख रही है। इसके अलावा कच्चा तेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। हालांकि उसके अंदर भी पूरी तरह से एक रेंज में ही कारोबार होते हुए दिखा है। लेकिन कुल मिला के हफ्ते के अंदर 2.5% की जो नरमी आई है, इसने कच्चे तेल के अंदर वापस एक $45-44 के आसपास का एक बेस फॉर्मेशन कर दिया है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट था कि यहां पे किस तरह का रिएक्शन मिलेगा। जैसे जॉब रिपोर्ट आई तो डॉलर इंडेक्स के अंदर वापस हमने गिरावट आती हुई देखी, लेकिन उसका कुछ सुधार भी हुआ। तो कुल मिला के ये भी एक दायरे में ही कामकाज करते हुए दिखा। ये भी एक किस्म से कह सकते हैं कि पूरी तरह से साइलेंट था। जनवरी में अगर आप यूरोपियन बाजार को देखेंगे तो अब तक की सबसे तेज गिरावट बैंकिंग स्टॉक्स में आती हुई देखी है, क्योंकि इटली के बैंक्स में कुछ हद तक कंसर्न्स हैं, स्पेशली
डॉच बैंक्स जिन्होंने इटली के अंदर जाके कुछ बॉन्ड बिकवाली की थी और उसको लेकर भी जांच चल रही है। तो बैंकिंग वजह से यूरोपियन बाजारों के अंदर थोड़ी सी कमजोर है, और जैसे चीन के डाटा की आप बता ही रहे थे बात कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो डाटा है थोड़े कमजोर हैं, लेकिन फिर भी उसको काफी हद तक बाजार अभी डाइजेस्ट करता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर में चाइनीज मार्केट होंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर भी इसका रिएक्शन आपको काउंट होता हुआ दिख जाएगा। ओके, तो चाइनीज मार्केट की ओपनिंग अवेटेड है इस डेटा के बाद, और एक कमजोर डेटा आए थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में हमने देखा कमजोरी नरमी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है। लेकिन ध्यान रखें, डिम्पी वैसे हाईलाइट कर रहे हैं कि हर खबर का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो जॉब्स डेटा कमजोर आया तो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला डिले होता हुआ शायद यूएस में नजर आए, इसलिए शायद थोड़ा सा रिस्क ऑन ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम सेंट्रल बैंक के कदमों के बावजूद आप देख रहे हैं अमेरिका में जॉब्स रिपोर्ट कमजोर आती है, चाइना में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े कमजोर आते हैं, और चाइना में तो किस हद तक स्टिमुलस दिया गया है, उसके बावजूद इकोनॉमी अब तक सुधर नहीं पाई, अब तक रिवाइव नहीं कर पाई है। तो एक वैसे वो चिंता की बात है। लेकिन इस बीच एनजेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 2.5% के आसपास के उछाल के साथ शुरुआत शायद होती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में वैसे शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन आपको याद होगा अच्छा था। दिन के लो से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली, और ऑलमोस्ट दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत कमजोर शुरुआत इसीलिए थी क्योंकि ग्लोबल संकेत उस तरह के थे, लेकिन हमने फिर आउट परफॉर्म करा, लो लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई। इनफैक्ट 55 पॉइंट के आसपास में काउंट कर रहा था निफ्टी में, लो लेवल से फ्राइडे को मजबूती आई थी। मिड कैप स्मॉल कैप में मिला जुला रुझान था, तो मिड कैप 1/4% का उछाल था, स्मॉल कैप 1/4% नीचे कामकाज कर रहे थे, लेकिन मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट इवन थी, 1:1 के आसपास का रेशियो था। सरकारी बैंक्स, ऑयल एंड गैस, ऑटो कंपनीज, ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स नहीं जहां पे अच्छी खरीदारी थी, लेकिन दबाव था आईटी में, दबाव था फार्मास्यूटिकल्स में। फ्राइडे को पूरे हफ्ते बीते हमने सेंसेक्स निफ्टी में 1.5% के आसपास का दबाव आता हुआ देखा है, और एफआईएस का आंकड़ा 28 करोड़ रुपए कैश मार्केट में खरीदारी थी। डीआईएस ने यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 180 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी, लेकिन वायदा बाजार में एफआई का आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली, उसमें मैं देख रहा था इंडेक्स फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 990 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ। लेकिन आज किस तरह का सेशन रहेगा, किस तरह का हम ट्रेड में रणनीति बनाए, सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़े, और अनिल की कोट प्लेट तो मैंने शुरुआत में ही पढ़ दी थी, जो बड़ी हेडलाइन थी बाजार में आज खरीदारी करने के मौके। तो अनिल जी क्या करूं, एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है उछाल के साथ 0.5% से ज्यादा मजबूती है, क्या उसके बावजूद भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए? किन लेवल्स पे आपको अट्रैक्टिव लगता है बाजार या निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढना? गुड मॉर्निंग आशीष, सवाल को थोड़ा सा आपने मुश्किल कर दिया एक्चुअली कि 0.5% मजबूत खुलने के बाद भी और खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि पहला लक्ष्य मेरा 7,800 का है और उसके बाद 7,850 का, तो ये दो लक्ष्य तो मुझे लगता है हासिल होने की संभावना बनती है। 7,800 तो कम से कम आपको मिलेगा, इसकी संभावना है। अब दूसरी बात है कि अगर समझिए निफ्टी 50 अंक ऊपर खुल जाए, वैसे भी एक चीज और कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर हमें चाइना के मार्केट का खुलने का इंतजार कर लेना चाहिए कि वहां पर अगर बहुत ज्यादा कमजोरी ना हो, तब तो जो कुछ एशिया में दिख रहा है उसके हिसाब से हम खुल जाएंगे। लेकिन अगर चाइना 1.5-2% नीचे खुल जाए तो फिर इतना गैप बनाना मुश्किल होगा। तब एकदम परफेक्ट होगा कि आप 7,675 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में खरीदारी कर लीजिए, 7,800 और 7,850 का लक्ष्य रखिए, और बैंक निफ्टी के लिए भी 16,200 के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। 16,500 के आसपास के लेवल्स वहां दिख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात ये हो सकती है, अगर चाइना के बाजार ठीक ही खुले और ज्यादा दिक्कत ना हो, तो फिर ऐसे में आपके लिए निफ्टी गैप से खुल जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक अच्छा मौका बन सकता है। हाई बीटा स्टॉक्स में वहां पर ट्रेड किया जा सकता है, तो वो एक और जगह हो सकती है जहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। तो दो पॉजिटिव है, एक तो मोटा मोटी ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, और दूसरा ये कि एफआईएस की बिकवाली का दबाव कम हुआ है। तो इन दो चीजों पर मैं फोकस करके आज पॉजिटिव मूड के साथ देख रहा हूँ। सेकंड हाफ में थोड़ा सा सावधान रहें, वहां पर अगर आज आप 7,850 के नजदीक पहुंचते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना पूरी है। वैसे इस बीच चाइना के मार्केट्स खुले, उसके बावजूद भी एसजेएक्स निफ्टी में मजबूती बरकरार है। 2/3 से 3/4% के आसपास शंघाई के मार्केट से आपकी स्क्रीन पर अपडेट होगा, लेकिन 2/3 से 3/4% के आसपास का दबाव है। वो जो ट्रेड डेटा रविवार को चाइना ने घोषणा करी, उसके कमजोर परफॉर्मेंस के बावजूद बहुत ज्यादा मार्केट में बहुत प्रेशर नहीं है, कमजोरी नरमी के साथ जरूर कामकाज हो रहा है, लेकिन 3/4% के आसपास का दबाव है। इस समय दबाव बढ़ता है, गिराता है, तो मैं वापस उस पर आऊंगा। लेकिन अनिल जी, आज तो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट्स में एक ऐसी कंपनी डेब्यू करने वाली जिस पर सबकी नजरें, कई सालों बाद इतना तगड़ा रिस्पांस किसी आईपीओ को मिला है। 74 टाइम्स सब्सक्राइब होता थायरोकेयर, किस तरह की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है सर?
मुझे लगता है 240-250 रुपए के आसपास की प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होगी और 225 से लेकर 275 रुपए की रेंज ये हो सकती है प्रीमियम के लिहाज से इश्यू प्राइस के ऊपर उतना स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो मजबूत लिस्टिंग होगी और पूरी संभावना ये भी बन सकती है कि अगर बहुत ज्यादा ऊपर लिस्ट ना हो, बहुत ज्यादा मेरा मतलब है कि अगर 200 रुपए ऊपर ही अगर स्टॉक लिस्ट हो तो वहां से भी और स्टॉक बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, 250-275 रुपए प्रीमियम के साथ अगर लिस्ट हो जाए तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात यह है आशीष इसमें कि जिन लोगों ने छोटी एप्लीकेशंस लगाई है 14-14.5 रुपए की उन्हें जो अलॉटमेंट मिले उनके लिए बेहतरीन मौका है लिस्टिंग पे अच्छा मुनाफा बनाने का और प्रॉफिट बुक करने का। तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है वहां पर, क्योंकि उन लेवल्स पर कंपनी बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो जाएंगे। तो अच्छी प्रीमियम मिले 250-300 रुपए की तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। बुरा नहीं है। 446 रुपए के आसपास इशू प्राइस थी और अगर 250 रुपए मिलते हैं उस पर तो मैं शायद एक हफ्ते में 50% अपने अलॉटेड अमाउंट पे बनाता हुआ नजर आऊंगा। तो मुनाफा वसूली कर लें, उसके बाद शायद वैल्यूएशंस कुछ स्ट्रेच होते हुए महंगे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अच्छी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, तगड़ा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला था। क्योंकि अब प्राइमरी मार्केट पे बातचीत कर रहा हूं, आपको बता दूं प्राइमरी मार्केट की अहम खबर की तरफ मूव करते हैं। आईपीओ को एक सुस्त रिस्पॉन्स मिला है, वो है पराग मिल्क फूड्स के। याद रखिए ये इशू तारीख 11 मई तक बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड घटाकर 215 से 227 रुपए कर दिया है। इसके पहले ये 220 से 227 रुपए था। कई जानकारों ने पराग आईपीओ के वैल्यूएशंस को महंगा बताया था। शुक्रवार तक इशू 1.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सिर्फ 55% बढ़ा था। तो वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स और रिस्पांस ठंडा मिला था, इसलिए लोअर बैंड जो था प्राइस बैंड का उससे कम कर दिया है कंपनी ने। अभी आईपीओ खुला रहेगा और अब लोअर प्राइस बैंड के आसपास शायद लोग इशू को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो वैल्यूएशंस का मतभेद था। लेकिन निफ्टी में आज का स्ट्रैटेजी जो मैंने अनिल से बातचीत करी, जहां पर अनिल ने कहा खरीदारी करने के मौके और कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। 7800 तक के आसानी से टारगेट शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और एक्सपर्ट अब जुड़ रही है मेरे साथ, SimiBhomik.com की सिमी भौमिक। सिमी जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं मैम आज? आशीष गुड मॉर्निंग। मैं भी लॉन्ग के साथ ही जाना चाहूंगी। तो प्रॉब्लम ये है अगर कि मार्केट बहुत ऊपर खुल गया तो मुश्किल है। मेरा स्ट्रेटेजी यही था, अगर मार्केट नीचे खुलता तो मैं बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अपनाती। मेरा स्टॉप लॉस 7650 का था। देखिए निफ्टी एक उछाल के साथ खुल सकता है, पर ओवरऑल जो वीकली चार्ट है उसमें थोड़ा बहुत वीकनेस है। इसलिए मैं ये अभी भी मानती हूँ कि कोई भी करेक्शन में हो सकता है कि फ्राइडे का जो लो 7678 बनाएगा निफ्टी, वो लो वापस एक बार टूटेगा। पर जो भी है वो लो टूटने के बावजूद भी मुझे लगता है कि 7659 और 7650 के बीच में काफी बड़ा सपोर्ट है और बहुत जल्दी वो सपोर्ट टूटेगा नहीं। तो इसलिए मैंने मेरा स्टॉप लॉस 7650 का रखा था और मेरा जो टारगेट मैंने रखा था वो 7775 का पहला टारगेट है और 7800 का मेरा दूसरा टारगेट है। 7775 इसलिए क्रूशियल है क्योंकि वो निफ्टी का 200 डेमा है, उसको पार करने के बाद ही निफ्टी में फ्रेश मोमेंटम मिलेगा ऐसा लगता है। और मैंने जो टारगेट दिया वो 1 से 2 दिन के लिए है। हो सकता है कल तक निफ्टी 7800 तक का लेवल दिखा ले। तो क्योंकि गैप अप के साथ खुल रहा है, थोड़ी सा कॉन्फिडेंट साउंड कम कर रही है खरीदारी करने के लिए अप फ्रंट, किन लेवल्स पे सिमी आप कंफर्टेबल होंगे खरीदारी करने के लिए निफ्टी पे? देखिए अगर बहुत गैप अप के साथ खुलता है तो भी मुझे लगता है कि निफ्टी को वापस एक बार 7600 के आसपास आना चाहिए। 7600 7700 के आसपास आना चाहिए। 7700 से 7680 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है तो बहुत कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वहां से स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो इस लेवल पे ना खरीदारी करें, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, क्योंकि गैप अप के साथ खुलने की उम्मीदें दिख रही हैं एसजीएक्स निफ्टी से। एटलीस्ट 7700 या उसके नीचे मिलता है तो और अट्रैक्टिव होगा निफ्टी में खरीदारी करना। टारगेट्स दोनों एक्सपर्ट्स के सेम ही है। 7800 निफ्टी भी मैं सिमी भी मान रही हूं, अनिल का भी कहना है 7800, उसके बाद 7850 तक के लक्ष्य शायद आपको देखने को मिले। लेकिन सिमी को स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आज के लिए? एक स्टॉक मैंने रखा है एसीसी, जिसमें मैंने कल उस दिन फ्राइडे को रिकवरी देखा था। एसीसी में मैं लॉन्ग जाना चाहूंगी 1395 का स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट होगा 1445 और 1459। दूसरा स्टॉक होगा मेरा टाटा स्टील, जिसमें मैंने 324 का स्टॉप लॉस रखा है। टारगेट होगा 336 339। ओके, तो टाटा स्टील और एसीसी दोनों में खरीदारी करने की सलाह। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी ऊपरी तौर से अब कुछ नरम पड़ता हुआ 2/3% तक के उछाल के इंडिकेशन से अब आधे % से कम की मजबूती के साथ एसजीएक्स निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन मजबूती की शुरुआत के इंडिकेशन अभी भी। लेकिन अब सीधे चलते हैं पूजा के पास, जिन्होंने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रही है, कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स के लिए। पूजा बताएं।
जी, आज ज्यादातर बिकवाली की ही राय निकल कर आ रही है। अनुज दीक्षित ने HDFC बैंक में बिकवाली करने की राय दी है और इनका मानना है कि एक 1098 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सुमीत बगाड़िया ने फार्मा काउंटर औरोबिंदो फार्मा में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि 2 से 3 दिनों में कमजोरी देखने की उम्मीद है, 770 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में खरीदारी की राय आ रही है कृणाल डायमंड की तरफ से। एक्साइड में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि 2 से 3 दिनों में अच्छी मजबूती देखने की उम्मीद है। 142 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 142 के लेवल्स देखने की उम्मीद की जा रही है स्टॉक में। ओके, तो ये तमाम स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज के लिए, लेकिन ध्यान रखें रिजल्ट सीजन जोरों पर है और ओवर द वीकेंड शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद से कई सारी अहम कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। बाजार बंद होने के बाद टाइटन, वॉकहार्ट, रिलायंस कैपिटल और ग्रासिम के बेहद अहम रिजल्ट्स आए थे। आज इन तमाम कंपनियों के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट्स पे रिएक्शंस होंगे। पूजा और डिम्पी मेरे साथ बने हुए, इन दोनों से जानते हैं किस तरह के नंबर्स हैं और किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले पूजा आपके पास आना चाहूंगा। टाइटन डिसअपॉइंटमेंट आता है जी, टाइटन से काफी कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं और हम बात भी कर रहे थे कि जो ज्वेलर्स की हड़ताल हुई थी उसका इम्पैक्ट कंपनी में नतीजों में देखने को मिलेगा। मुनाफे में 14% तक की गिरावट देखने को मिली है और जो हड़ताल हुई थी उसकी वजह से Q4 में कंपनी को करीब 200 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत जो सपोर्ट मिला है कंपनी को वो कंपनी को गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम की वजह से मिला है, जिसकी वजह से हमने देखा कि रेवेन्यू में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो कमजोर नतीजे आए हैं टाइटन की तरफ से। ओके, तो टाइटन से डिसअपॉइंटमेंट हाथ आता हुआ। लेकिन डिम्पी, दूसरा अहम रिजल्ट था मिड कैप स्पेस में, वो था फार्मास्यूटिकल कंपनी वॉकहार्ट का। आपने कहा था स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है बॉटम लाइन के परफॉर्मेंस को लेकर। कैसे रहे नंबर्स, कमेंट्री कैसी रही USFDA इश्यूज को लेकर? कमेंट्री भी खराब रही और रिजल्ट्स भी खराब रहे, आप ये भी कह सकते हैं। दोनों ही लिहाज से थोड़ा सा कमजोर क्वार्टर इस बार फिर से आता हुआ दिखा है वॉकहार्ट की तरफ से। अगर आप इनके सेगमेंट टू सेगमेंट देखेंगे, जैसे कि इनका PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो करीब करीब आपको घटता हुआ दिखेगा और ये ईयर ऑन ईयर 60 करोड़ से घटकर सीधा 13 करोड़ हो गया। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे, यहां से भी 55 करोड़ से घटकर 13 करोड़ है। यानी कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस और ईयरली परफॉर्मेंस में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन वाला हिस्सा है उसके अंदर आपको यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखेगी। रेवेन्यू भी करीब 6% के आसपास कम हो गया है और ये अब अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में कर डालेंगे 1080 के कंपैरिजन में, तो इस बार 1013 का ही सिर्फ आंकड़ा आते हुए दिखा है। इसके अलावा अगर आप इसका ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कुछ खास असर नहीं है, हाँ, लेकिन ईयरली बेसिस पर वो मार्जिन्स में भी श्रिंकनेस आती हुई दिखी है और सीधा 12% से घटकर 7% की रेंज में आया है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने रिजल्ट के साथ कही और नेगेटिव ही थी इनफैक्ट, वो ये थी कि R&D स्पेंडिंग वे करीब 7% के आसपास रहेगी। पिछली बार ये करीब 11% ही टोटल सेल्स का यहाँ पे घटा और इसके अलावा आयरलैंड से इनको जो कारोबार है वहां पे भी थोड़ा सा स्लोनेस देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत से अभी भी करीब 16% के मार्जिन के साथ ये बेहतर कारोबार दिखा रहे हैं। ओके, तो वॉकहार्ट से भी डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन पूजा शनिवार को ग्रासिम के जो नंबर्स आए थे, नंबर्स मजबूत रहे। जी, ग्रासिम से काफी अच्छे नतीजे आए हैं। टोटल इनकम में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 8% की बढ़त हुई है और कंपनी के तीनों ही सेगमेंट VSF, केमिकल और सीमेंट तीनों ही कारोबार में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। क्योंकि हम बात भी कर रहे थे कि अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे काफी अच्छे आए थे और वहां से 70% कंट्रीब्यूट करता है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कारोबार में, तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। और केमिकल बिजनेस में आदित्य बिरला जो केमिकल कारोबार के मर्जर के बाद में कंपनी के केमिकल वॉल्यूम्स में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए ग्रासिम की तरफ से। ओके, तो ग्रासिम की तरफ से मजबूत नंबर्स आते हुए तो आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइटन और वॉकहार्ट में रिजल्ट्स रिलेटेड तो एटलीस्ट प्रेशर देखने को मिलेगा और ग्रासिम मजबूत नंबर्स है जैसे पूजा हाईलाइट कर रही थी, तो ये रिएक्शंस एक्सपेक्टेड। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज ट्रेड में फोकस में रहेंगे। हेमंत घई मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज के स्टॉक्स इन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे खबरों की वजह से फोकस में। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स डाल रहे हैं आज? काफी सारी छोटी मझोली कंपनियां जिन्होंने अपने नतीजे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद या फिर शनिवार को दिए, उन्हीं के ऊपर नजर रहने वाली है। और पहला है आंध्रा बैंक। बेहद कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला और एक्सपेक्टेड भी था कि आंध्रा बैंक के NPS बढ़ते हुए नजर आएंगे, मुनाफा घटेगा और आप देखिए ऐसा हुआ भी है। 51 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 185 करोड़ रुपीस का था, तो यहां दबाव देखने को मिला है मुनाफे में। और NPA देखिए
3.89% से नेट एनपीए बढ़कर 4.6% हो गया है। ग्रॉस एनपीए में भी इजाफा देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है आज ये स्टॉक है जहां पर दबाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए इंडिया बुल्स वेंचर्स 95% यहां पर मुनाफा घटा है, इनकम में 16% की गिरावट देखने को मिली है, तो इस शेयर में भी दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छे नतीजे रहे हैं। इक्विटास के हाल ही की लिस्टिंग है और आप देखिए लिस्टिंग पर भी काफी गर्मी इस स्टॉक में देखने को मिली थी और मुनाफा देखिए 33% बढ़कर आया है, 51% टोटल इनकम बढ़ी है। ग्रॉस एनपीए स्टेबल रहे हैं, कुछ ज्यादा बढ़ोतरी यहां पर नहीं हुई है। तो ये एक शेयर है जो पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है आज नंबर्स के दम पर। शिमारू ये भी एक हाल ही की लिस्टिंग है, आपको याद होगा, इसके नंबर्स भी काफी अच्छा हैं। 28% मुनाफे में इजाफा देखने को मिला है और टोटल इनकम 18.5% बढ़ी है, तो यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए पेपर कंपनियां काफी अच्छे नंबर्स पेश कर रही हैं। जेके पेपर के नंबर्स काफी बेहतरीन, 74% मुनाफे में इजाफा देखा गया और करीब 10.5% की इनकम में बढ़ोतरी हुई है और करीब 1% मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं। तो पेपर कंपनियों में इस पर नजर रखिएगा और पेपर सेक्टर पर नजर रखिएगा, यहां तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छे नंबर्स कई कंपनियों ने दरअसल दिए हैं। ओके, तो तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में रहेंगे। लेकिन आज अक्षय तृतीया के दिन सोने में क्या रणनीति हो बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज अक्षय तृतीया के दिन सोने में क्या रणनीति हो, ध्यान रखें। इससे पहले सोने में हमने देखा है उछाल आता हुआ, क्योंकि यूएस में जैसे हमने कहा कमजोर जॉब्स रिपोर्ट थी, एक्सपेक्टेशन सब कलती हुई नजर आने की यूएस में ब्याज दरें शायद जून में ना बढ़ती हुई नजर आए। सोने के लिए वो पॉजिटिव था, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में सोना मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन आज रणनीति क्या हो, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है। ट्रेड स्ट्रीट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, कोई क्लियर कट रणनीति बनेगी सोने पे आज क्या? आशीष जी, क्लियर कट रणनीति नहीं है। पहले तो हैप्पी अक्षय तृतीया टू यू एंड ऑल। सेम टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू। एंड वैसे गोल्ड पे क्लियर कट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है, पर सिल्वर पे बनाई हमने। ठीक है। और सिल्वर पे बिल्कुल बाइंग करके चलनी चाहिए और कहीं ना कहीं 40,900 का स्टॉप लॉस लगाए और 42,900 का टारगेट। और गोल्ड और सिल्वर दोनों ही वैसे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति है। यहाँ पे भी अगर गोल्ड की बताई अक्षय तृतीया है तो कहीं ना कहीं अगर नीचे के लेवल पे आए, गोल्ड 29,930,000 के लगभग आए तो सर्टेनली उन लेवल पे बाइंग करनी चाहिए और 30,500 से लेकर 30,750 जो रेंज है अपसाइड का, जहां पे रेजिस्टेंस मिलता है और वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। दूसरा सेल है कॉपर में और कॉपर का टारगेट मैंने 315 और 311 तक का टारगेट दिया और 325। ठीक है, तो कॉपर बिकवाली। लेकिन सोने में किसी भी टिप्स में खरीदारी करें, चांदी में आप बाय करके चल सकते हैं, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। इस बीच क्विकली बता दूं आपको, HUL के भी आज तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। एक्सपेक्टेड है कि आय में 4% का उछाल होगा, मुनाफा फ्लैट होगा, मार्जिन एकदम फ्लैट, महज 16 बेसिस पॉइंट्स का उछाल दिखाते हुए नजर आएंगे और वॉल्यूम्स में 5 से 7% का उछाल होगा। रूरल डिमांड अभी भी कमजोर है, तो ग्रामीण इलाकों से मांग कैसी है, आउटलुक कैसा है, इस पर बाजार खास तौर पे फोकस करना चाहेगा। और साथ साथ कंपटीशन के चलते तमाम प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग को लेकर, जिसमें बाजार खास तौर पे फोकस करने वाला है ओरल केयर, शैम्पू और डिटर्जेंट कैटेगरीज में, तो उस नंबर पे फोकस होगा। इस बीच ऐसी निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 1/3 से ज्यादा फीसदी के उछाल के साथ शुरुआत होने की उम्मीद। दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बात करी, अनिल और सिमी, दोनों मानते खरीदारी। निफ्टी में अनिल का टारगेट है 7800 का। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक्स 2020। नमस्कार।